हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे NCERT साइंस क्लास 9th का जो 14वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद में अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है वो ज़रूर दबाइए। इससे होगा ये कि नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर जैसे ही आता है उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर अपलोड होने वाले नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले आप देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो चलते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की बात करते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? प्रश्न है, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा कि जीवन के लिए वायुमंडल अनेक कारणों से आवश्यक है। उनमें से कुछ निम्न कारण यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। एक एक कारण के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला कारण है जिसकी बात मैं करता हूं, ऑक्सीजन श्वसन, ज्वलन एवं दहन के लिए जरूरी होता है। ऑक्सीजन, देखो वायुमंडल क्यों आवश्यक है? वायुमंडल में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन जो है श्वसन में भी काम आती है, ज्वलन में भी काम आती है और दहन के लिए भी जरूरी होती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन श्वसन, ज्वलन और दहन के लिए जरूरी होता है। ये पहला बिंदु कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दूसरा बिंदु दिया हुआ है यहां पर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधों को CO2 वायुमंडल से मिलता है। भाई वायुमंडल में देखो O2 भी होती है, CO2 भी होती है, N2 भी होती है और अदर गैसेज भी होती है। मुख्यतः ऑक्सीजन, CO2 और N2 ये होती है। तो ऑक्सीजन क्या काम आती है इसके बारे में अपन ने तीनों बातें हैं जो पता कर ली है। और CO2 की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो पौधों को CO2 की आवश्यकता होती है और ये CO2 कहाँ पर होता है? वायुमंडल में ही होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को CO2 वायुमंडल से मिलती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। इसी का तीसरा रीजन है कि वायुमंडल क्यों आवश्यक है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ओजोन परत हानिकारक UV किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। ये परत इन किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की सतह तक इसे पहुंचने से रोकती है। वायुमंडल जो होता है उसमें ओजोन परत होती है जो क्या करती है? हानिकारक प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जो होती है उनको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अब जब ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेगी तो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे हम अनेक रोगों से बच जाएंगे। मुख्यतः त्वचा से संबंधित और नेत्र से संबंधित रोगों से हम बच जाएंगे। तो वायुमंडल में ही क्या होती है? ओजोन परत होती है और ये ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है उनको अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की सतह तक उनको नहीं पहुंचने देती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की कि इसमें O2, CO2, N2 आदि गैसें पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, वायुमंडल में O2 भी होती है, CO2 भी होती है और N2 भी होती है, जो विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य होती है। यहाँ होती है आएगा। तो
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें होती है जो जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि जल में घुलनशील CO2 कार्बोनेट का निर्माण करती है जो जलीय जीवों के कवच सेल के निर्माण के लिए जरूरी होता है। भाई जल में घुलनशील जो CO2 है वो किसका निर्माण करती है? कार्बोनेट का निर्माण करती है। और इसी कार्बोनेट की वजह से जलीय जो जीव है इनका कवच जो होता है सेल, उनका निर्माण होता है। इसलिए जल में घुलनशील CO2 जो होती है वो जलीय जीवों के कवच बनाने के लिए आवश्यक होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। अगला दिया हुआ है दिन के तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है तथा रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। यानी दिन के समय अगर मान लो तापमान अधिक बढ़ जाता है तो उसको संतुलित कौन करता है? वायुमंडल करता है। और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में, रात के समय क्या होता है, जैसे ये वायुमंडल है तो इससे क्या होगी? हीट, ऊष्मा बाहर जाएगी, तो उस ऊष्मा को बाहर जाने से ये रोकता है ताकि तापमान जो है वो कम नहीं हो, नियत रहे। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर में आप लोगों को पता चल गया होगा कि जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है और कितना आवश्यक है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है। यहां आप के और जल के बीच में लिए भी लिख सकते हैं ना। जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है, इस बारे में आप लोगों को बताना है। कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं जिनसे हमें पता चले कि जल जो है जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो देखिए आंसर देखते हैं इसका। पानी एक अद्भुत द्रव है जिसे सार्वविलायक कहा जाता है। सार्वविलायक, यह पानी जो है सबको घोल लेता है और सब में घुल जाता है तो सर्वविलायक हो जाता है। यह पौधों तथा जंतुओं के शरीर में सभी चीज़ों को घोल लेता है। पौधों में और जंतुओं के शरीर में ये रहते हुए शरीर में जो चीज़ें आती है उन सबको ये घोल लेता है और उनकी अवस्था जो है उसको घुलित अवस्था में चेंज कर देता है। ठीक है, ये तो हो जाता है पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखिए कि जीवों के शरीर के भीतर पदार्थों का संवहन घुली अवस्था में होता है। जीवों के शरीर में जो भी पदार्थ हैं जो शरीर के लिए उपयोगी हैं, यूजफुल हैं, उनका संवहन जो होता है, शरीर में परिवहन जो होता है घुली हुई अवस्था में होता है। तो बताओ अगर जैसे शरीर में जल नहीं होगा तो इन पदार्थों को घोलेगा कौन? तो जीवों के शरीर के भीतर पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी जल आवश्यक होता है। तो दो कारण हमने जान लिए। तीसरा देखिए लगभग तीसरा कारण देखते हैं कि जल जो है जीवन के लिए क्यों अनिवार्य है। लगभग सभी प्राणियों को जीवित रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सभी प्राणियों को जीवित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो जल इस प्रकार हमारे लिए आवश्यक हो गया। जल कुछ जंतुओं पौधों हेतु आवास का कार्य करता है। जल कुछ जंतुओं पौधों हेतु आवास का कार्य करता है। यानी कुछ जंतु हैं जो जल में रहते हैं, कुछ पौधे हैं जो जल में रहते हैं, तो उनके लिए आवास का कार्य कौन कर रहा है? जल कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। आगे बात करते हैं। हमारे शरीर के अंदर सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। हमारे शरीर में जो कोशिकीय प्रक्रियाएं होती है, कोशिका में होने वाली जो क्रियाएं होती है वो सब जलीय माध्यम में होती है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। यहाँ अभी हमने देखा जल कुछ जंतुओं पौधों हेतु आवास का कार्य करता है। अगला देखिए हमारे शरीर के अंदर सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। इसके बारे में भी बात कर ली।
पौधों को सिंचाई के लिए पानी आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को जल की आवश्यकता होती है, तो पौधों के शरीर को भी जल की आवश्यकता होती है और वो सिंचाई के लिए उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसके कारण ही बीजों का अंकुरण संभव होता है। बीजों का जो अंकुरण होता है उसके लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है और जिसे हम सिंचाई कहते हैं, यानी सिंचाई के रूप में हम पौधों को क्या करते हैं, जल देते हैं, जिसके कारण ही बीजों का क्या होता है, अंकुरण संभव होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की कि हमारे शरीर के भार का 70% जल होता है। हमारे शरीर के भार का 70% भार जो होता है जल के कारण होता है। अगला देखिए, पानी का उपयोग पीने, नहाने, धोने, सफाई करने, मछली संवर्धन, दवाई बनाने जैसे अनेक कार्यों में होता है। देखिए, हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए, जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, मछली संवर्धन के लिए, दवाई बनाने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु जैसे मेंढक, मछली आदि जल में घुली हुई ऑक्सीजन द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। यानी जल में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे मेंढक है, मछली है आदि, क्या करते हैं, जो जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं और उसमें से जल को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी जल आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है। जब जल की आपूर्ति होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो भोजन का निर्माण करते हैं। अब बताइए, पौधे भोजन का निर्माण किसके उपस्थिति में कर रहे हैं, जल की उपस्थिति में कर रहे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ। तो इस प्रकार हमने ये 8-10 बिंदुओं की बात की कि जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है, तो आप लोगों ने देखा और अच्छी तरह समझा भी है कि जल अद्भुत द्रव है, सार्वविलायक है, सभी चीज़ों को ये घोलता है। जीवों के भीतर पदार्थों का संवहन घुली अवस्था में होता है। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल आवश्यक होता है। जल पौधों जंतुओं को आवास भी प्रदान करता है। सभी शारीरिक कोशिकीय प्रक्रियाओं को भी जल ही सुचारू रूप से चलाता है, या कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। पौधों की बात करें तो सिंचाई के लिए भी पौधों को जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण बीजों का अंकुरण होता है। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल होता है। पानी का उपयोग पीने, नहाने, धोने, सफाई करने, मछली संवर्धन, दवाई बनाने जैसे अनेक कार्यों में होता है। जलीय जंतु जो होते हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ही श्वसन क्रिया करते हैं। और अंत में हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए भी जल आवश्यक होता है, परम आवश्यक होता है। इस प्रकार ये प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर हैं? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र हैं? इस प्रश्न में दिया हुआ है कि जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर हैं। क्या जीवित प्राणी जो है उनकी मृदा पर निर्भरता जरूरी है क्या? और क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र हैं? इस प्रश्न के उत्तर की हम बात करते हैं तो देखिए, उत्तर है कि मृदा खनिजों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? मृदा खनिजों का मिश्रण है, जिसमें खनिज, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। पौधे अपना खनिज पोषक तत्व जल, वायु और मिट्टी से प्राप्त कर भोजन बनाते हैं। शाकाहारी जीव पौधों पर तथा मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। देखिए, शाकाहारी जीव तो किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। और मांसाहारी जीव किस पर निर्भर रहते हैं? शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर ऐसा बताया गया है। इसके अलावा मृदा में अनेक जीव जैसे केंचुए हैं, चींटियाँ हैं, दीमक है, बैक्टीरिया और फंजाई आदि भी पाए जाते हैं। जलीय जीव भी मृदा से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, वे भी क्या करते हैं? मृदा पर निर्भर करते हैं।
सूक्ष्म जीव की बात करें जैसे फंजाई, बैक्टीरिया जो समुद्र के निचले परत बॉटम सेडिडोंट जो होता है उसमें पाए जाते हैं, और सड़े गले जीवों कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके अकार्बनिक पदार्थों यानी खनिज में बदल देते हैं। फिर ये खनिज जल में घुलकर जलीय पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से जंतुओं को भी इसके अलावा पोषक तत्व मृदा से बहकर भी जल में चले जाते हैं। देखिए समझिए प्रश्न को। अभी हमने देखा तीसरा प्रश्न, लेकिन फिर से एक बार और समझिए क्योंकि ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए एक बार और समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर हैं? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र हैं? तो इसका आंसर तो अभी हमने देख लिया, लेकिन फिर से मैं समझाता हूं कि मृदा खनिजों का मिश्रण है जिसमें खनिज, ह्यूमस, जल और वायु होते हैं। पौधे अपना खनिज, पोषक तत्व जल, वायु और मिट्टी से प्राप्त करके भोजन बनाते हैं। शाकाहारी जीवों की बात करें तो शाकाहारी जीव पौधों पर निर्भर रहते हैं और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा मृदा में अनेक जीव होते हैं जैसे केंचुआ, चींटियां, दीमक, बैक्टीरिया, फंजाई, फंजाई इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसको कवक कहते हैं, आदि भी पाए जाते हैं। जलीय जीव भी मृदा से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं कि वे भी मृदा पर निर्भर करते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे फंजाई और बैक्टीरिया हैं, ये समुद्र के निचले परत जो बॉटम सेडिडोंट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और सड़े गले जीवों कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके अकार्बनिक पदार्थों यानी खनिज जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं उनमें बदल देते हैं। और ये खनिज जो होते हैं जल में घुलकर जलीय पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है और अप्रत्यक्ष रूप से जंतुओं को भी प्रदान करती है। इसके अलावा बात करें पोषक तत्व मृदा से बहकर भी जल में चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये बहुत अच्छा प्रश्न था, अच्छी तरह इसको तैयार करिए। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर देख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि आपने टेलीविजन पर और समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा। आप क्या सोचते हैं कि हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम है? देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि हम टेलीविजन में, समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए आज 10 तारीख है तो उसमें 11 तारीख की मौसम की जानकारी उसमें दे दी जाती है। तो अब इस पर हमें देखना है कि इस पर हम क्या सोचते हैं कि हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम हैं। क्या ऐसा जो बताया जा रहा है 11 तारीख को मौसम से संबंधित क्या घटनाएं घटित होगी उसके बारे में अगर 10 तारीख को जो जानकारी दी जा रही है वो कहाँ तक सही है, क्या हम ऐसा बताने में सक्षम हैं? तो देखिए इसका आंसर आप लोगों के सामने ये रहा। हाँ, हम सक्षम हैं, हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम हैं। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है, इसलिए निम्न दाब तथा उच्च दाब के क्षेत्र का अध्ययन करके वर्षा का पूर्वानुमान कर सकते हैं। मान लीजिए इस पूरे एरिया को हम माने वायुमंडल और यहाँ का कोई छोटा सा क्षेत्र हम ले लें जहाँ पर वायुदाब क्या हो जाए, कम हो जाए। अब यहाँ का वायुदाब कम होगा तो आसपास की वायु जो होगी कहाँ आएगी, इस क्षेत्र के पास आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, वायुदाब कम होगा, हवा की जो स्पीड होगी वो बिल्कुल कम हो जाएगी यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ का वायुदाब कम हुआ चारों तरफ की हवा एक साथ यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आके यहाँ तूफान भी आ सकता है और चक्रवात की भी संभावना रहती है। तो ऐसा होता है, इसी के आधार पर हम पूर्वानुमान लगाते हैं वर्षा वगैरह का। तो अतः किसी स्थान के तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, विंड स्पीड तथा कंप्यूटर में संग्रहित पूर्व वर्षा के डाटा के आधार पर मौसम वैज्ञानिक, मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं मौसम वैज्ञानिक,
मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम होते हैं। इसमें सैटेलाइट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सैटेलाइट जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि हम जो टेलीविजन पर समाचार पत्रों में मौसम संबंधी रिपोर्ट देखते हैं और जो पूर्वानुमान लगाते हैं उसमें हम सक्षम है, बिल्कुल हम ऐसा बता सकते हैं। हमारे मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं ये पूर्वानुमान में सक्षम होते हैं और उनके साथ देखो ये सैटेलाइट होते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में मदद मिलेगी? क्या ऐसा हो सकता है? भाई हम जानते हैं कि मानवीय गतिविधियां हैं, वायु प्रदूषण भी कर रही है, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण कर रही है। अब इन गतिविधियों के विशेष क्षेत्रों को सीमित कर देने से क्या प्रदूषण के स्तर को घटाया जा सकता है? भाई ये तो हमें अगर ये पता है कि वायु, जल और मृदा प्रदूषण करने में मानवीय गतिविधियों महत्वपूर्ण है या मानवीय गतिविधियों की वजह से ऐसा हो रहा है, तो अगर इन गतिविधियों के क्षेत्रों को हम सीमित कर दें तो बिल्कुल प्रदूषण के स्तर को हम घटा सकते हैं, घटाया जा सकता है। कैसे घटाया जा सकता है? देखिए इसका आंसर आप लोगों के सामने यह रहा। हाँ, प्रदूषण के स्तर को घटाने में कुछ अंश तक सहायता मिलती है। क्या सहायता मिलेगी? इससे मृदा प्रदूषण को तो बिल्कुल कम किया जा सकता है। मृदा प्रदूषण को तो बिल्कुल कम किया जा सकता है, परंतु जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना कठिन होता है। जैसे वायु प्रदूषण के कुछ कारण हैं, अम्लीय वर्षा है, वैश्विक उष्मीकरण ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है और ओजोन परत में छिद्र इसके कारण। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं उनकी वजह से हमारा जो वायुमंडल की पृथ्वी की ओजोन परत है उसमें छिद्र की संभावना रहती है। ग्रीन हाउस गैसें जिनमें CO2 और मीथेन मुख्यतः होती है, इन गैसों की वजह से वैश्विक उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं विश्व उष्णन, उसकी स्थिति बढ़ती है। और बात करें हम अम्लीय वर्षा की, तो देखिए अम्लीय वर्षा, वैश्विक उष्मीकरण और ओजोन परत में छिद्र, ये तीनों गतिविधियां जो है वायु प्रदूषण के कारण होती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उपर्युक्त सभी प्रभाव पर्यावरण पर व्यापक रूप से होता है। इसी प्रकार प्रदूषित जल नदियों, जलाशयों, समुद्रों में दूर दूर तक बहकर चली जाती है। भौमजल जो होता है अंडरग्राउंड वाटर, नालों, उद्योगों के कचरे, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों, उर्वरकों द्वारा बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है। यानी उपयुक्त सभी जो अम्लीय वर्षा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वैश्विक उष्मीकरण है, ओजोन परत में छिद्र है, ये सभी प्रभाव पर्यावरण पर व्यापक रूप से होता है। और इसी प्रकार प्रदूषित जल नदियों, जलाशयों, समुद्रों में दूर दूर तक बहकर चला जाता है। मौसम जल, नालों, उद्योगों, भौमजल, नालों और उद्योगों के कचरे में प्रयुक्त, कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक, उर्वरकों द्वारा बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इन गतिविधियों को अगर हम सीमित कर दें, मानवीय गतिविधियों को अगर हम सीमित कर दें, तो वायु, जल और मृदा प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं, घटाने में हमें मदद मिलेगी। आशा करता हूं आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 6 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या वायु, मृदा और जलीय स्रोत की गुणवत्ता जंगल की वजह से प्रभावित होती है? जंगल की भूमिका, आंसर देखिए, जंगल की भूमिका वायु, मृदा और यहां मृदा भी लिख लीजिएगा और जलीय स्रोत, जंगल की जो भूमिका होती है वायु के साथ साथ मृदा और जलीय स्रोत, इनकी गुणवत्ता को निम्न प्रकार से ये प्रभावित करते हैं। यह प्रदूषण को अवशोषित कर वायु का शुद्धिकरण करता है। जंगल जो होते हैं
प्रदूषण या प्रदूषण को अवशोषित करते हैं और वायु का शुद्धिकरण करते हैं। CO2 और O2 का समुचित अनुपात बनाए रखने में ये सहायता करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। भाई वायुमंडल में CO2 की मात्रा कौन बढ़ाता है? मानवीय गतिविधियां, मानवीय क्रियाकलाप, सजीवों की जो एक्टिविटीज होती है उनसे CO2 की मात्रा बढ़ती है। और पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो इसी CO2 की मात्रा क्या होती है? कम होती है और O2 की मात्रा बढ़ती है। तो इस प्रकार CO2 और O2 का समुचित अनुपात बनाए रखने में यह सहायता करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे देखिए कि ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बादल का निर्माण करते हैं और आसपास के परिवेश का तापमान भी कम करते हैं। बिल्कुल, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा आसपास का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है, आसपास के परिवेश का तापमान कम हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से ही क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जंगल, मिट्टी या मृदा जो स्रोत है उनके गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती है, फलतः यह मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। बिल्कुल, पौधे की जो जड़ें होती है मजबूती से मिट्टी को क्या करती है? जकड़े रखती है। और जकड़े रखने के कारण जब मान लो बारिश आती है तो पौधों के आसपास से जब पानी बहता है तो मृदा का अपरदन जो होता है, जिसको साधारण भाषा में हम कटाव कह सकते हैं, जो कटाव लगता है वो नहीं लगता है, कटाव को ये रोकते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता पौधों और जंतुओं के मृत अवशेषों के विघटन द्वारा ह्यूमस निर्माण से अच्छी होती है। बिल्कुल, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता कैसे बढ़ती है? पौधों और जंतुओं के मृत अवशेष हैं उनका विघटन हुआ, विघटन होने से जो ह्यूमस होगा उसकी मात्रा बढ़ेगी, यानी ह्यूमस का निर्माण होगा और ह्यूमस के निर्माण से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। तो इस प्रकार मिट्टी या मृदा जो है वो विशेषकर लाभदायक है। मृदा के ऊपर वनस्पति होने के कारण मिट्टी के अंदर जल का रिसाव जो होता है अच्छी तरह से होता है और जिससे भौम जल के स्तर में वृद्धि होती है। मृदा के ऊपर वनस्पति होगी तो वनस्पति होने की वजह से, जैसे मान लो यहाँ पे पौधे हैं, अब यहाँ से पानी बह के जा रहा है, टक्कर खा के रुकेगा तब तक अंदर जमीन उसको कुछ तो सोख ही लेगी थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार भौम जल स्तर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, भौम जल स्तर में वृद्धि होती है और भूमि का खिसकना, लैंडस्लाइड्स जो होती है वो नियंत्रित होती है। भूमि का खिसकना जो होता है वो नियंत्रित होता है। यहाँ पर 4-5 कार्य हमने देख लिए। जड़ें मजबूती से जकड़े रखती है मिट्टी को, मृदा अपरदन नियंत्रित होता है, मिट्टी की गुणवत्ता पौधों जंतुओं के अवशेषों के विघटन द्वारा ह्यूमस का जब निर्माण होता है तो उससे अच्छी हो जाती है। मृदा के ऊपर वनस्पति होने के कारण मिट्टी के अंदर जल रिसाव हो जाता है अच्छी तरह से, जिससे भौम जल स्तर में वृद्धि होती है, भूमि का खिसकना वो नियंत्रित होता है। देखिए यहाँ पर हमने देखा जंगल की भूमिका वायु पर देख ली, यहाँ मिट्टी मृदा पर देख ली है ना। जंगल की भूमिका वायु पर देखी हमने और मिट्टी मृदा पर देख ली। मृदा के बाद में बात आती है जल की। अब जल के बारे में हम देखेंगे कि जल की गुणवत्ता पर भूमिका क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जल, जंगल के कारण वर्षा अधिक होती है। बिल्कुल, कैसे होती है अभी मैं समझाता हूँ। बाढ़ नियंत्रण में सहायता करता है, बिल्कुल। भौम जल में वृद्धि करता है और जल चक्र और पृथ्वी के तापमान का नियमन करता है। अब इन चारों बिंदुओं को आप समझिए। देखिए, पहला कह रहा है कि जंगल के कारण वर्षा अधिक होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और इन पेड़ पौधों की वजह से क्या होगा, जैसे ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरण आएगी। प्रकाश की किरण जब आती है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करेंगे, पादप प्रकाश संश्लेषण करेंगे और प्रकाश संश्लेषण की वजह से देखिए जंगल के कारण वर्षा अधिक होती है। एक एक को मैं समझा रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण के कारण क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी और कुछ जल जो है इन पादपों से मुक्त होगा तो इससे, इसी जल से क्या बनेंगे, ऊपर जाके बादल बनेंगे और इन्हीं बादलों से फिर वर्षा होगी। तो पहला बिंदु आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जंगल के कारण वर्षा अधिक होती है। दूसरा बिंदु देखिए, बाढ़ नियंत्रण में सहायता करता है। अरे मान लीजिए जल जो है, अब बाढ़ नियंत्रण में कैसे कार्य करते हैं, जंगल के कारण कैसे होता है। पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है मान लीजिए,
पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, बरसात आएगी, पानी बह के जाएगा। अब पेड़ पौधों की वजह से क्या होगा, पानी रुकेगा तो ज़मीन उसको कुछ तो सोखेगी। अब ज़मीन सोखेगी तो यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो क्या हो जाएगा, पानी का स्तर कम हो जाएगा, और पानी का स्तर कम होने से बाढ़ पर नियंत्रण होगा, यानी बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएगी। और देखिए ये भौम जल में वृद्धि करता है। भाई पेड़ पौधे अधिक होंगे तो अधिक पेड़ पौधों की वजह से जैसे ही जल आएगा, अभी मैंने बताया इन पादपों की वजह से रुकेगा तो ज़मीन इसको सोखेगी, और सोखेगी तो ज़मीन का जो भौम जल स्तर है वो भौम जल स्तर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है। और जल चक्र और पृथ्वी के तापमान का नियमन करता है। भाई जैसे जंगल क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये अपना भोजन तो बनाते ही हैं, लेकिन कुछ मात्रा में जल भी मुक्त होता है, और वो किस रूप में होता है, वाष्प के रूप में होता है। अब इस वाष्प की वजह से बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर पानी जमीन पर आ जाता है, फिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, फिर बादल बनते हैं, फिर जल आता है, तो ये जल चक्र हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है लास्ट वाले बिंदु में कि जल चक्र और पृथ्वी के तापमान का नियमन। जल चक्र का नियमन कौन कर रहा है, पादप कर रहे हैं, बिल्कुल। और पृथ्वी के तापमान का नियमन भी कौन कर रहे हैं, पादपों की वजह से ही हो रहा है। कैसे, देखो जल है, वाष्पीकरण हुआ, वाष्प जो है जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में रहेगी। अब वायुमंडल जो है उसके वातावरण का तापमान अगर अधिक है, तापमान बढ़ा हुआ है, तो उस तापमान को कम करेगा कौन, ये वाष्प। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार इस चैप्टर के प्रश्न जो हैं वो होते हैं कंप्लीट। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए कि सर हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। अगर सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि इस चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर हमने देखे वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आप इस प्रश्नों से संतुष्ट भी होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर जो मैंने समझाए हैं वो अच्छी तरह समझ में आए हों और अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए सभी को। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए अच्छा साबित हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो, इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में एक घंटी का आइकन होगा, उस घंटी पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से ऊपर रहेगा ALL ऑल वाला ऑप्शन, उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तीनों कार्य है बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और देखते रहिए साइंस से रिलेटेड और भी लेटेस्ट जानकारी और मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं उनकी वीडियो आप लोगों को समय से मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.